गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? स्वागत है आप सभी का SNP एडुकेयर में। आज हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक का जो सेकेंड पार्ट है उसे पढ़ेंगे। उम्मीद है कि पहले वाला जो वीडियो है वो आप सब देख लिए होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और लगातार पढ़ाई आपकी जारी होगी। तो बाबू शुरू करते हैं। एक बार आप सब मुस्कुराओ और एक छोटी सी लाइन आपके लिए। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। हम जब छोटे होते हैं तो हम जो अपने सपने को देखते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो साकार हो सकता है, लेकिन तभी जब उसे करने की जज्बा आप में हो, भले ही आपकी मंजिल, आपके सपने आपके पहुंच से बाहर हो, मन में ये बार बार ख्याल आता है कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चल के तो देखिए, वो मंजिल, वो सपने आपके कदमों में गिर जाएगी। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक देखते हैं। तो आप देख ही रहे हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे ऑफ लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसमें जो पहला टॉपिक है बाबू, वो क्या चीज़ है ज़रा देखो तो। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको दिख रहा होगा, प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक। पहला नंबर, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले तो हम इसे क्या कर देते हैं बाबू, VVI कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसे? VVI, ठीक है। प्रतिरोधी यानी कि ये टॉपिक क्या है बाबू? VVI है। देखो, एंटी माइक्रोबियल, प्रति सूक्ष्म जैविक जो औषध होते हैं वो सूक्ष्म जीव को मारते हैं, उसकी रोकथाम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, मतलब या तो किल कर देते हैं या उसकी ग्रोथ को इनहैबिट करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रति सूक्ष्म जैविक। और ये बेसिकली 3 तरह के हैं, जिसमें से पहला हम लोग पढ़ रहे हैं एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी। क्या होता है बाबू एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी? देखते हो ना कि जब आपको कोई घाव हो गया है, कट गया है, तो हम क्या काम करते हैं? मार्केट में जाकर उस पर सेवलॉन लगवा लेते हैं, डेटॉल यूज कर लेते हैं। बाबू यही सब तो है एंटीसेप्टिक। तो बना लेते हैं ना डिफिनीशन इसका। क्या हो जाएगा डिफिनीशन, बताइए जरा। द केमिकल कंपाउंड व्हिच किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीवों को मार देता है, विदाउट डैमेजिंग द लिविंग टिश्यू। मेरे रसगुल्लो, इन बातों पर ध्यान देना, क्योंकि अगला जो आने वाला है उसमें थोड़ा सा ही चेंज है। विदाउट डैमेजिंग द लिविंग टिश्यू मतलब बिना जीवित ऊतकों को प्रभावित किए हुए। जैसे हम लोग का जो टिश्यू है वो लिविंग है ना, इस पे ऐसा कुछ लगा देंगे जो इसको डैमेज कर देगा, तो घाव के बदला में तो और घाव ही हो गया, तो फिर तो परेशानी हो जाएगी ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक। क्या आप सबको याद हो गया? बोलो मेरे साथ, क्या हो जाएगा? द केमिकल कंपाउंड व्हिच किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट डैमेजिंग द लिविंग टिश्यू। वैसे रासायनिक यौगिक जिसका उपयोग हम जीवित ऊतकों पे करते हैं, या जो बिना जीवित ऊतकों को प्रभावित किए हुए ही सूक्ष्म जीवों को क्या करता है? मार देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एंटीसेप्टिक। मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि दे आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू, जैसे घाव पे, कट पे, अल्सर, इन सब जगहों पे इसका, स्किन पे, इन सब जगहों पे इसका इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सब याद भी इसे कर लिए होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल सर कुछ बताइए। तो देखिए एग्जाम्पल में सोफ्रामाइसिन है, फ्यूरासिन है, सेवलॉन है, बिथेनॉल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू मेरे प्यारे बच्चों,
VVI है। बिथेनॉल पूछ देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि बिथेनॉल कहाँ रहता है, तो हम मेडिकेटेड सॉप जो औषधीय जो साबुन मार्केट में नीम के नाम से मिलता है ना, बहुत सारे जो साबुन मिलते हैं, हाँ उसी में ये रहता है, मार्गो नीम क्या क्या है, ठीक है। आइडोफॉर्म, सबसे पहले तो इसमें ध्यान में रखना है कि बाबू आइडोफॉर्म का फार्मूला होता है CHI3, ठीक है। आइडोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHI3 होता है, याद रखिएगा। उसके अलावा दूसरा नंबर, ये एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी इसलिए है क्योंकि इसमें ना आयोडीन का मुक्त, यह इसमें क्या होता है बाबू, आयोडीन मुक्त होता है। कौन मुक्त होता है, आयोडीन, ठीक है, इसमें आयोडीन मुक्त होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी, आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है। आइडोफॉर्म का फार्मूला क्या है, तो CHI3। ये अच्छा प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक क्यों है, तो क्योंकि यहाँ लिबरेशन ऑफ आयोडीन होता है, यानी कि आयोडीन मुक्त होता है, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटॉल, ये भी बाबू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसे भी VVI कर देते हैं। ये क्या है बाबू, जरा देखो तो VVI। अगर हम लोग इसमें बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि डेटॉल क्या है बाबू, डेटॉल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है ये, अगर हम लोग बात करें डेटॉल का तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक इन द वर्ल्ड, मतलब ये सबसे सामान्य प्रतिरोध है जिसमें पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है बाबू, इसमें जो आपको याद रखने वाली बात है वो आपको क्या याद रखना है कि इसके मिक्सचर क्या क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, इसके जो मिक्सचर होते हैं वो होते हैं क्लोरोजाइनियोल एंड टर्पिनियोल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्वेश्चन पूछ देगा ना कि डेटॉल क्या है, तो बोलिएगा डेटॉल एक मिक्सचर है किसका, क्लोरोजाइनियोल और टर्पिनियोल। इसी के कारण इसमें एंटीसेप्टिक गुण आता है, प्रतिरोधी गुण आते हैं, और यह एक क्या है, एंटीसेप्टिक है। चलो आगे बढ़ जाए। टिंचर ऑफ आयोडीन, ये भी बाबू VVI है, ठीक है। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन 2 से 3% आयोडीन को, 2 से 3% आयोडीन को कहाँ पे बाबू, अल्कोहल में और कहाँ पर, वाटर में जब आप मिलाओगे तो जो एंटीसेप्टिक बनता है, प्रतिरोधी बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब बात है, आप ध्यान में रखोगे। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है तो आप लिखिएगा यह एक एंटीसेप्टिक है जिसका यूज घाव पे, इन सब जगहों पे किया जाता है, प्रतिरोधी है। उसके अलावा इसमें 2 से 3% आयोडीन होता है, और कौन कौन होता है, जल होता है और अल्कोहल होता है। डेटॉल क्या है, ये भी एक एंटीसेप्टिक है जिसका यूज आप समझ गए होंगे। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये क्लोरोजाइनियोल और टर्पिनियोल का मिक्सचर है। उसके अलावा आइडोफॉर्म क्या है, तो यह एक आयोडीन कंटेन करने वाली क्या चीज़ है, एंटीसेप्टिक है, जिसका फार्मूला CHI3 होता है, और इसमें आयोडीन लिबरेट होता है, मुक्त होते हैं, इसी के कारण ये एंटीसेप्टिक है। इसका स्मेल बहुत खराब होता है, ठीक है बाबू। चलिए अगला है डिसइंफेक्टेंट, विसंक्रामक रोगाणुनाशी। देखिए ये हमेशा दोनों एक ही साथ में भी जब डिफरेंस बन सकता है ना, क्वेश्चन बन सकता है, प्यारा सा रसगुल्लो क्या क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो उम्मीद है कि आप कर लोगे, और आप कमेंट जरूर करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ये सब काम आपका, ये हम आपको क्या बताएं। चलिए क्या होता है विसंक्रामक, पता है, एक वर्ड एकदम तनिका तनका का डिफरेंस है, एकदम छोटा छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, द केमिकल कंपाउंड व्हिच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहेगी सर ये तो अभी अभी आप पीछे बताए, हाँ रे पीछे भी यही बताए थे, लेकिन अब तो देखो, विथ डैमेजिंग लिविंग टिश्यूज। सर ये क्या कर रहे हो, वहां क्या था, विदाउट। मतलब अगर इसका इस्तेमाल हम फेस पे कर ले, इसका इस्तेमाल हम अपने घाव पे, कटे हुए पे लगा ले इसे, तो वो तो जल ही जाएगा, साथ साथ में हमारा स्किन भी जल जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि वैसे केमिकल कंपाउंड जिसका काम है किल कर देना, किसको, सूक्ष्म जीव को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लेकिन ये लिविंग टिश्यू को डैमेज करता है, सूक्ष्म जीवों को प्रभावित करता है। क्लियर है बाबू। चलो
इसका हम यूज कहाँ करते वो भी देख लो। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे कि कपड़ा पे, फ्लोर पे, अनटेस्ट सेल पर मतलब बर्तन पर, उसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम पर, इंस्ट्रूमेंट पर, इन सब जगहों पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक डिफरेंस बन गया, आप आसानी से इसे याद कर लोगे। इसका सर एग्जाम्पल क्या है, तो फिनॉल, याद रखना फिनॉल दोनों का एग्जाम्पल है सर, ठीक ना। फिनॉल अगर हम लोग बात करें तो दोनों का एग्जाम्पल है। 0.2% जो फिनॉल होता है बाबू, 0.2% फिनॉल जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है वो, एंटीसेप्टिक होता है। और 1% जो फिनॉल होता है वो क्या होता है बाबू, डिसइंफेक्टेंट होता है। मतलब ये प्रतिरोधी है और ये विसंक्रामक है, ये एंटीसेप्टिक है और डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल कंसनट्रेटेड Cl2 SO2 इन लो कंसंट्रेशन, ये सब है। ये सब क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सूक्ष्म जीव को मार देता है, लेकिन लिविंग टिश्यू को डैमेज भी साथ में करता है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसे मैं VVI कर रहा हूँ। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट क्या होता है बाबू, फिनॉल। 0.2% क्या होता है, एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी, और 1% क्या होता है, विसंक्रामक या रोगाणुनाशी यानी कि डिसइंफेक्टेंट। चलिए अगला टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार एग्जाम में आते हैं, तो हम इसे भी VVI कर देते हैं। ये क्या है बाबू, सो देखो, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक। एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब बैक्टीरिया। देखो इसकी खोज का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। उन्होंने ही इसके बारे में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे पहले अध्ययन किए थे। और पहला जो प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन, उन्होंने ही बनाए थे। सवाल है कि ये क्या होता है, तो ये ऐसे केमिकल कंपाउंड है जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एक प्रकार के सूक्ष्म जीव से उत्पन्न होते हैं, एंड हम इसका इस्तेमाल करते हैं दूसरे सूक्ष्म जीव को मारने में या उसके वृद्धि को, उसके विकास को, उसके ग्रोथ को रोकने में। मतलब एक प्रकार का ये सूक्ष्म जीव ही है जो दूसरे के खिलाफ अटैक कर देते हैं, दूसरे को मार देते हैं या उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। ये कहानी है। तो क्या होता है एंटीबायोटिक, जो एक प्रकार के मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एक सूक्ष्म जीव से बनते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं, जो दूसरे सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं या उनके विकास को रोक देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। वैसे रासायनिक पदार्थ जो एक प्रकार के सूक्ष्म जीव से उत्पन्न होते हैं तथा दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा अवरोधित कर देते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक बोलते हैं। इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल से जानते हैं, लेकिन आपको पता है कि हम केवल एग्जाम, जैसे यहाँ देखिए ये जो दिख रहे हैं ना, यही है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ये है पेनिसिलियम नोटाटम, देख लिए। और एंटीबायोटिक तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है रसगुल्लो, आगे बढ़े। एक सर कुछ एग्जाम्पल बता देते तो मज़ा आ जाता। हाँ भाई, आपके लिए है ये पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन खोजा बाबू, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओफोक्सलासिन, क्लोरामफेनिकोल टाइफाइड में। टेट्रासाइक्लिन, ये एलर्जी, बहुत सारे लोग को ना मतलब पेनिसिलिन से एलर्जी होता है, तो इसी के द्वारा हम लोग चेक करके देते हैं कि क्या उसको पेनिसिलिन दिया जाए या ना दिया जाए। एथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन लिखा हुआ भी है, प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन है। क्लोरामफेनिकोल, आपको पता है एक बीमारी होती है टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी से होता है। ठीक है, तो उसी के उपचार में उससे क्या होता है, उससे टाइफाइड होता है। एक प्रकार का जीवाणु है, बैक्टीरिया है। क्या है वो, साल्मोनेला टाइफी। और ये जो बैक्टीरिया है, ये जो जीवाणु है, इसी के कारण क्या होती है, टाइफाइड होती है। तो हम लोग वहाँ पर कौन से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरामफेनिकोल का। किसका इस्तेमाल करते हैं बाबू, क्लोरामफेनिकोल का। ठीक है, आगे बढ़ जाए, यहाँ लिखा हुआ भी है, फिर आगे देखो। टेट्रासाइक्लिन इज एन एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर टेस्ट द पेशेंट फॉर एलर्जी टू पेनिसिलिन। टेट्रासाइक्लिन का उपयोग पेनिसिलिन से उत्पन्न एलर्जी की जांच में किया जाता है। चलो यहाँ तक समझ गए होंगे आई थिंक।
एक बार हम लोग देख लेते हैं शुरू से क्या होता है एंटीसेप्टिक। तो वैसे केमिकल कंपाउंड, द केमिकल कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका इस्तेमाल हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में करते हैं तथा वो लिविंग टिश्यू को डैमेज भी नहीं करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधी। एक क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को मार देता है बिना जीवित ऊतकों को प्रभावित किए हुए, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन है, डेटॉल है, सेवलॉन है, सोफ्रामाइसिन है, प्यूरासिन है, आइडोफॉर्म है। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, एक वर्ड का तो चेंज है। इसमें क्या काम करेगा, इसमें क्या करेगा बाबू, इसमें क्या काम करेगा कि वो मतलब कि लिविंग टिश्यू को डैमेज भी कर देगा। दोनों में सामान्य उदाहरण क्या है, प्रतिरोधी और विसंक्रामक में, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट में। तो आप बोलोगे कि सर ये दोनों का तो फिनॉल है। 0.2% क्या होता है, फिनॉल है। 0.2% फिनॉल क्या होता है, तो एंटीसेप्टिक होता है, प्रतिरोधी होता है। 1% क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, यानी कि विसंक्रामक होता है। चलो, एंटीबायोटिक क्या है, तो जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एक प्रकार के सूक्ष्म जीव से प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और दूसरे को क्या कर देते हैं, दूसरे को बाबू क्या कर देते हैं, मार देते हैं, उसे किल कर देते हैं, उसके ग्रोथ को रोक देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। प्रथम कौन है, पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बनाया था, ठीक है। क्लोरामफेनिकोल टाइफाइड के ट्रीटमेंट में, स्ट्रेप्टोमाइसिन टीबी, ये सब बहुत सारा। चलो, अब कहिए कि सर ये एंटीबायोटिक कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, तो देखो पहला है नैरो स्पेक्ट्रम, संकीर्ण प्रास प्रतिजैविक। देखो आप अगर बायो पढ़े होगे तो इन वर्ड के बारे में जानते होगे, ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। अगर ये दोनों में से या तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव, इसके विरुद्ध में अगर हमारा एंटीबायोटिक काम कर रहा है, प्रतिजैविक काम कर रहा है, इसके अगेंस्ट में प्रभावी है, इफेक्टिव है, तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम। इफेक्टिवली मेनली अगेंस्ट स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव, जैसे पेनिसिलिन, ठीक है, या तो ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ प्रभावी होगा या ग्राम निगेटिव के, दोनों के नहीं, ठीक है। अब कहे कि सर दोनों वाला कौन है, तो चलो आपकी फरमाइश पे अगला, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नाम से ही पता चल रहा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम बृहत प्रास प्रतिजैविक। देखो इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों के खिलाफ प्रभावी होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जो नुकसान पहुंचाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, उन सब के खिलाफ ये प्रभावी होते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बृहत प्रास प्रतिजैविक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जैसे कि एम्पिसिलिन, ओफोक्सलासेन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, ये सब के सब है, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में से किसी एक के खिलाफ, एक के विरुद्ध प्रभावी हो, अगेंस्ट इफेक्टिव हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम, संकीर्ण प्रास। और दोनों के खिलाफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु बैक्टीरिया के खिलाफ इफेक्टिव हो, प्रभावी हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, और भी है सर। अब वो कहिए कि सर जब आपने डिफिनीशन इसका बनाए थे तो आप बताए थे कि या तो ये किल कर देता है अपनी नज़रों से, नज़रों से नहीं मतलब किल कर देता है अपने प्रभाव से, अपने इफेक्ट से, या जब उसे किल नहीं कर पाता है तो जितना है उतना ही रहो भाई, हम तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे, मतलब उसकी रोकथाम करेगा। उसकी जो ग्रोथ है वो क्या करता है, बड़ा जल्दी जल्दी बढ़ता है, तो कहता ठहरो जरा, रुको, कहाँ जा रहे हो, हम तो यहीं हैं। तो मतलब या तो बिल्कुल मार दे या दूसरा स्टैटिक कर दे, मतलब रोक के रख दे। तो वही है बैक्टीरियोसीडल, जीवाणुनाशी, किल द ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, बिल्कुल क्या करेगा, सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देता है, जैसे पेनिसिलिन, ओफोक्सलासिन, एमिनो ग्लाइकोसाइड्स, ये सब के सब, ठीक बच्चों। चलो अब नेक्स्ट देखो बाबू, जीवाणु निरोधी बैक्टीरियोस्टैटिक
द ड्रग्स व्हिच इनहैबिट और चेक द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। मतलब ये मारेगा नहीं, उसके जो ग्रोथ है, उसकी जो वृद्धि है, उसकी रोकथाम करेगा। जैसे टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, एथ्रोमाइसिन, मैंने इसका ट्रिक भी बताया था। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम। वन शॉट, अब एक बार देख लेते हैं वन शॉट क्या है बाबू। पूरे जितनी भी दवा है सबका वन शॉट है। एंटीहिस्टामिन क्या बोलते हैं हिंदी में इसे? प्रतिहिस्टामिन बोलते हैं। क्या होता है ये? एंटी एलर्जिक दवा, प्रति एलर्जी। क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है? एलर्जी का ट्रीटमेंट किया जाता है इससे। सर इसका नाम एंटीहिस्टामिन क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि एलर्जी के कारण क्या होता है, हिस्टामिन का मुक्त होना। एग्जाम्पल बेनाड्रिल है, डाइमटैप हो गया, इसी का ये दूसरा नाम है सेल्डेन। एंटासिड प्रति अम्ल क्या होता है सर? जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करता है। स्टमक में, अमाशय में जो पीएच का वैल्यू होता है उसके स्तर को सही, उसके जो लेवल होते हैं उसको, उसके जो वैल्यू होते हैं उसको सही लेवल पे पहुंचा देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटासिड बोलते हैं। यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी। टेगामेट, रेनिटीडाइन, जैंटेक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। इसका भी मैंने आपको ट्रिक बताया था, हम लोग ऑलरेडी पीछे पूरा के पूरा पढ़ चुके हैं, बस हम रिवीजन कर रहे हैं। एंटी फर्टिलिटी प्रति जनन क्षमता औषधि क्या करता है? प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है, बच्चे के जन्म को नियंत्रित करता है। नोवेस्ट्रॉल, माइफ्रेस्टोन, नॉर्थेडेनाइन, इसमें केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है। आपको पता है कि इसमें आर्टिफिशियल सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन के मिक्सचर होते हैं। ये क्या होते हैं? ये हार्मोन्स होते हैं दोनों। इसका बहुत सारे देश में इसका नाम मॉर्निंग आफ्टर पिल भी है, क्योंकि लोग इसे सुबह के सुबह लेते हैं। ठीक है, चलिए एंटी मलेरियल, वैसे दवा जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंटी मलेरिया। जैसे पाराक्यून, मलेरिया, सॉरी ये तो वहीं पर है, क्लोरोक्यून। ठीक है, एंटीपैरेटिक फीवर की दवा होती है, जो अरनासी बोलते हैं इसे प्रति मलेरियल बोलते हैं। जब हाई फीवर में बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वैसे दवा का इस्तेमाल करते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीपैरेटिक। जैसे इसका मैंने ट्रिक बताया था, पास मतलब पैरासीटामोल एंड एस्प्रिन। ठीक है बाबू, आगे बढ़े। नेक्स्ट ट्रैंकुलाइजर, ये क्या है सर? ये जो दोनों दवा देखते हैं वो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स है, मतलब तंत्रिका तंत्र पे काम करता है। पहला है ट्रैंकुलाइजर, हिंदी क्या बोलते हैं इसका? हिंदी क्या होता है बाबू? प्रशांतक, प्रशांतक। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग तनाव को, चिंता को, थकावट को, छोटी मोटी जो दिमाग से संबंधित जो बीमारी होती है उन सब का ट्रीटमेंट करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे कि सेकोनल, बेरोनल, इक्वानिल, आइप्रोनाइजिड, ये सब के सब है। इसमें इक्वानिल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइपरटेंशन में और डिप्रेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनाल्जेसिक पेन किलर, जो बिना बेहोशी, बिना पैरालिसिस, बिना कोई मानसिक असंतुलन उत्पन्न किए हुए ही क्या करता है? पेन को दूर कर देता है। उसी को बोलते हैं एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर। दो तरह का होते हैं, एक नारकोटिक, एक लत लगाने वाला, और एक होते हैं नॉन नारकोटिक जो लत नहीं लगाता है। जैसे बाबू एस्प्रिन, ये नॉन नारकोटिक है। आइबुप्रोफेन, ये भी क्या चीज़ है? नॉन नारकोटिक है। लेकिन मॉर्फिन, कोकीन, हीरोइन, ये सब ओपियम से बने होते हैं, अफीम से बने होते हैं, ये क्या है बाबू? नारकोटिक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रसगुल्लो समझ में आ गया। एंटीबायोटिक मैंने अभी अभी बताया था, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? ये एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं और दूसरे प्रकार के को मार देते हैं या उसकी रोकथाम करते हैं, उसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक। जैसे फोक्सलासिल, पेनिसिलिन, मैंने बताया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में से किसी एक के खिलाफ प्रभावी होते हैं तो नैरो स्पेक्ट्रम, संकीर्ण प्रास, दोनों को मार देते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो हार्मफुल जो बेकार के बैक्टीरिया होते हैं उसे मारते हैं, तब हम इसे बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स। अब बृहद प्रास अगर केवल मार दे, मतलब पूरे बैक्टीरिया को मार दे, ऑर्गेन को मतलब माइक्रोन को मार दे, तब हम उसे क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोसीडल। उसकी ग्रोथ की, उसकी रोकथाम करे, तब हम उसे क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है बाबू, चले आगे बढ़े। एंटीसेप्टिक अभी बताया है। प्रतिरोधी क्या होता है इसका हिंदी बाबू? प्रतिरोधी क्या होता है सर? ये जो क्या करे? किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है लेकिन लिविंग टिश्यू को डैमेज नहीं करता है, जीवित ऊतकों को प्रभावित नहीं करता है। जैसे डेटॉल, आइडोफॉर्म, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, बिथोनॉल, 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल, मैंने अभी सबके बारे में बताया। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है सर? विसंक्रामक होता है। क्या होता है बाबू मेरे प्यारे बच्चों? विसंक्रामक होता है। क्या करता है ये? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये भी मारता है लेकिन लिविंग टिश्यू को क्या कर देता है? डैमेज करता है, जैसे कि 1% फेनॉल, क्लोरीन, SO2 ये सब। चलो आगे आते हैं, रिसेप्टर। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ग्राही क्या होता है? देखो आपको पता है कि हमारे शरीर में हार्मोन्स का नाम आप सब सुने होंगे। वो हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? मैसेंजर बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर। हमारे शरीर में संवाद को, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो आपको पता है कि हमारे शरीर में नर्व है और उसके इन से अंत से न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है। जैसे मैंने बताया था ना, क्या नोरा फतेही, कुछ याद करो, कुछ याद करो, साकी साकी दिलबर दिलबर, क्या सर ये क्या कर रहे आप? मैंने बताया था क्या होता है नोराडेल। तो अगर आपको याद होगा तो वो याद है, उसकी अगर मैसेज सेंडिंग अगर कैपेसिटी कम हो जाता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो दवा कहता है कि सब ठीक ठाक है, कौन सा दवा? ट्रैंकुलाइजर, सब ठीक है, सब नॉर्मल है। वो हमेशा अच्छी अच्छी बात दिमाग को भेजता रहता है। तो डेफिनेटली जब हम दवा खाते हैं तो हमारे सेल में कोई ना कोई ऐसा होगा ना जो सूचना को पहुंचाता होगा। कहाँ? न्यूरॉन से न्यूरॉन, न्यूरॉन से सेल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। बाबू एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन। याद रखिएगा, प्रोटीन में इंजाइम भी होते हैं, तब वो तो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में देखेंगे। लेकिन रिसेप्टर वैसे प्रोटीन होते हैं जो महत्वपूर्ण क्रूशियल द प्रोटीन व्हिच इज क्रूशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब हमारे शरीर में जो संचार प्रक्रम है उसके लिए ये निर्णायक होता है। मतलब हमको सेल से न्यूरॉन, न्यूरॉन्स, ये सब मैसेज अगर पहुंचाना है तो डेफिनेटली इसमें कौन सबसे ज़्यादा कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो वो रिसेप्टर है। पता है क्या करता है रिसेप्टर? रिसेप्टर को देखिए, ये रिसेप्टर है आपको सेल के इंटीरियर, ये इंटीरियर सेल है, ये रिसेप्टर है। देखो ये रिसेप्टर का जुड़ने वाला जगह है। यहाँ पर केमिकल मैसेंजर आया, जुड़ा, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, जैसे ही जुड़ा ना, ये मैसेज पहुंचा दिया, देख रहे हैं? ये मैसेज पहुंचा दिया, ये देखो मैसेज पहुंचा दिया, क्योंकि इससे जुड़ चुका है ये केमिकल मैसेंजर। और जैसे ही मैसेज पहुंच गया उसके बाद ये देखो अपना, देखो यहाँ पे देखना गौर से, ये अपना ये शेप इसका ऐसा है, लेकिन ये देखो जैसे इसको मैसेज मिला ना तो अपना शेप बदल देता है। ये देखो शेप बदल दिया, और फिर जैसे ये हटा, पता है इसी पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं दवा को। अब जरा सोचो, ये वाला जो केमिकल मैसेंजर है, अगर आपके शरीर में इसकी कमी हो जाए तो हम क्या करेंगे? ऐसी दवा खाएंगे ना जो इसका मिमिक करे, इसकी कॉपी करे, इसका नकल करे। रिसेप्टर को लगना चाहिए ना कि मेरे पास कोई आ रहा है जुड़ने। अगर कोई बीमारी आपके शरीर में हो रहा है, इसी के कमी से हो रहा है। नेचुरल मैसेंजर, आपके शरीर में जो नेचुरल केमिकल मैसेंजर जो उसकी कमी हो गई, तो ऐसा दवा खाएंगे जो उसका कॉपी करे, नकल करे। और दूसरा ये भी तो हो सकता है कि कहीं अगर यही बढ़ जाए, इसी के कारण, इसी नेचुरल केमिकल मैसेंजर के कारण आपके शरीर में कोई बीमारी हो रहा है, तो अब जरूरत क्या है कि जब ये आए उससे पहले हम ही यहां पर जाके बैठ जाते हैं, हम ही यहां पर आके जाके बैठ जाते हैं, तुम्हारा बात बिगाड़ देंगे। यानी कि इस आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये दवा दो तरह का है। पहला जरा दवा देखिए था, एंटागोनिस्ट, द ड्रग्स व्हिच बाइंड टू रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन। वैसी दवा जो रिसेप्टर साइट से जुड़ता है और उसके जो नेचुरल फंक्शन है उसको रोक देता है। जैसे अभी यहाँ देखो ना, अगर आप देखोगे तो यही ना रिसेप्टर साइट है। देखो तो बाबू, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रिसेप्टर तो समझ गए होंगे ना। रिसेप्टर तो हम आपको बता दें, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर में कम्युनिकेशन के लिए, संचार प्रक्रमण के लिए निर्णायक होते हैं। और इंजाइम भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है, यही रिसेप्टर है बाबू। अगर आप गौर से देखोगे तो यही क्या चीज़ है? रिसेप्टर है। ये वाला ही रिसेप्टर है। देखिए ये केमिकल मैसेंजर है। जरा सोचो अगर इसको रोकना होगा तो वो दवा आएगा और यहीं पर बैठ जाएगा। अब इसका कहेगा आराम से जाओ, ऐश फरमाओ, हम तुम्हारा काम कर लेंगे। अब इसको अगर रोक देगा, ये जुड़ेगा नहीं। आपके शरीर में कोई बीमारी हो रहा है और इसी के जुड़ने से हो रहा है, आपके शरीर में जो नेचुरल केमिकल मैसेंजर है उसके कारण हो रहा है।
तो क्या करेगा, ये दवा आएगा और इसके जगह पर बैठ जाएगा। अगर बैठ जाएगा तो फिर काम खराब हो जाएगा, वो नहीं जुड़ पाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इस तरह के दवा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट। वह दवा जो क्या करता है, रिसेप्टर साइट से जुड़ेगा और उसके जो नेचुरल फंक्शन होता है उसको रोक देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट बोलते हैं। दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड। भाई सही बात है, इसकी जरूरत तब ना होगा जब, क्योंकि वही मैसेज तो आपको परेशान कर रहा था, वही मैसेज तो आपके शरीर में क्या दे रहा था, बीमारी प्रोड्यूस कर रहा था। अब ये दवा उसी को रोक देता है, ब्लॉक कर देता है कि ठहरो जरा, आराम से रुक जाओ। इसको हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्ट। हिंदी में भी वही लिखा हुआ है, जो औषध ग्राही की सतह पर बंधित होकर उसके प्राकृतिक कार्य में अवरोध उत्पन्न करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट बोलते हैं। इसकी जरूरत तब होता है जब हमें किसी मैसेज को ब्लॉक करना होता है, जिसके कारण आपको कभी हो सकता है किसी मैसेज के कारण आपको पेन हो। ठीक है, चलो अगला एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होता है बाबू, अब जैसे देखो मैंने अभी आपको समझाया था, इसी पिक्चर में देखो जरा सोचो, इस रिसेप्टर से जिस केमिकल मैसेंजर को जुड़ना है वो जुड़ना जरूरी है आपके शरीर के लिए, और उसी की कमी हो जाएगा तो तब हम ऐसी दवा खाएंगे ना जो क्या काम करेगा, इसके कॉपी करे, इसकी नकल करे, इसको बनाता रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों के दोनों वर्ड समझ गए होंगे। एक बार देख लो डिफिनीशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों रसगुल्लो। द ड्रग्स व्हिच मिमिक और कॉपी द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन रिसेप्टर। रिसेप्टर के मतलब रिसेप्टर जब स्विच हो जाते हैं तो उसके जगह पर नेचुरल मैसेंजर का मिमिक करता, नकल करता है। दूसरे प्रकार की औषध वे हैं जो प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देते हैं। ठीक है, रिसेप्टर को सक्रिय कर देता है, क्योंकि रिसेप्टर तो खराब हो जाता है, उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट। ये प्राकृतिक रसायन संदेशवाहक की कमी होने पर लाभदायक होते हैं। इसकी जरूरत कब होगा, जब नेचुरल केमिकल मैसेंजर की कमी हो जाती है। चलो ठीक है, चलिए इस टॉपिक में इस चैप्टर में दो और टॉपिक है। अगला है सोप। क्या होता है साबुन बाबू, जल्दी खत्म करते हैं, 10th क्लास में भी ये भी चीज पढ़ चुके हैं। आप सबको पता है सोडियम पोटेशियम साल्ट होते हैं हायर फैटी एसिड का, मतलब साबुन एक प्रकार का साल्ट है, लवण है, जो क्या चीज के मिलने से बनता है, तो याद रखिएगा दो चीज होते हैं, एक तो फैटी एसिड होते हैं। क्योंकि सर ये फैटी एसिड क्या मोटा होता है, नारे मोटा नहीं होता है। जैसे कि कौन कौन है, एस्टिरिक एसिड होता है, ओलोइक एसिड होता है, पाल्मेटिक, ये सब आपका एसिड होता है। इसी को हम लोग NaOH से या क्या चीज से, QH से रिएक्शन कराते हैं तो ग्लिसरॉल और साबुन बनता है। तो साबुन क्या है बाबू, सोडियम पोटेशियम साल्ट है, किसका, हायर फैटी एसिड का। यह उच्च फैटी अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। मैंने आपको बता भी दिया था कौन कौन आपका उच्च फैटी एसिड होते हैं, हायर फैटी एसिड होते हैं। चलिए ठीक है, क्या है साबुनीकरण, देखो बड़ा आसान सा सॉफ्टनिफिकेशन, वैसे प्रोसेस जिसमें हम लोग साबुन का निर्माण करते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें हम लोग साबुन का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टनिफिकेशन। सर कैसे करते हैं, तो मैंने अभी तो बताया ना बाबू, क्या वो जो फैट जो वाइल जो है हायर फैटी एसिड, जैसे एस्टिरिक एसिड, ओलोइक एसिड, पाल्मेटिक अम्ल, ये सब जो है इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, लेकिन कौन से माध्यम में, तब बेसिक माध्यम में, अल्कलाइन माध्यम में, मतलब NaOH और QH से कराएंगे। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टनिफिकेशन। मतलब साबुन कैसे बनता है, तब फैट या वायल का हम लोग क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस, और किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, NaOH और QH वाला साबुन थोड़ा सॉफ्ट होता है, ये थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टनिफिकेशन, यानी कि साबुनीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या होता है बाबू सोप, क्या होता है साबुन, इट इज सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, ये उच्च फैटी अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण है। ठीक है, चलो अब ये देखो, ये यही है, ये आपका क्या हो गया बाबू, ये फैट हो गया। अब फैट में ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देंगे, हाइड्रोलाइसिस में यही काम करते हैं, और इस साइड में हम लोग क्या दे देंगे, NaO दे देंगे, और इस साइड में H दे देंगे। तो जैसे इधर H दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, CH2OH, और क्या बनेगा, यहाँ क्या हो जाएगा H, ये क्या हो जाएगा CH2OH, इसको हम लोग ग्लिसरॉल बोलते हैं। और इधर जो रेस्ट, ये जो भाग बच जाएगा, वो बच जाएगा C17H35COONA, यही है आपका, यही साबुन है 3 बार। इसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टनिफिकेशन। देखो यहाँ NaOH है,
इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। एक साइड में क्या दे दिए H, दूसरे साइड में क्या दे दिए NaO, क्योंकि आपको पता है NaO में क्या होता है, NaOH में क्या होता है भाई, डेफिनेटली अगर यहाँ से देखोगे तो, क्योंकि या अगर आप गौर से देखोगे तो ये क्या काम करता है, ये H प्लस और ये क्या चीज़ है O माइनस, तो प्लस के पास माइनस, माइनस के पास, मतलब एक साइड में ONA चला, जैसे वाटर के द्वारा तोड़ोगे ना तो एक साइड में H और एक साइड में OH, ये डिपेंड करता है कि हम कैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत किसी को? तो आपका साबुन का फार्मूला भी आई थिंक आपको याद हो गया होगा। साबुन के साथ साथ क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। तो चलो एक बार बताओ क्या होता है सॉफ्टनिफिकेशन। तो सर वैसे प्रोसेस जिसमें हम लोग साबुन को बनाते हैं क्या करके, फैट या ऑयल का अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करा के। ठीक है, NaOH और KOH के द्वारा जब फैट और ऑयल का रिएक्शन कराएगा तो साबुन के साथ ग्लिसरॉल भी बनता है। सर क्या होता है साबुन का फार्मूला, तो मैंने बताया C17H35COO। इसका नाम क्या है, तो देखो ये है सोडियम और ये है स्टीरेट, क्योंकि स्टीरिक जैसे देखो CH3COOH को क्या बोलते हैं बाबू, एसिटिक एसिड बोलते हैं, और CH3COO माइनस को क्या बोलते हैं, एसीटेट बोलते हैं। उसी तरह से C17H35, उसके अलावा क्या, उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो COOH को हम लोग क्या बोलते थे, एस्टेरिक अम्ल बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। अब इसी में से ये हट जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीरिएट बोलेंगे। तो ये आपका सोडियम स्टीरिएट हो गया, ये प्लस और ये माइनस, साथ साथ में क्या बना, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के बारे में ध्यान रखिएगा, ये टर्सरी अल्कोहल है। क्या बाबू, टर्सरी अल्कोहल। बढ़िया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ साबुन का प्रकार देख लेते हैं। पारदर्श, अच्छा एक और बात हमेशा याद रखिएगा कि साबुन ना हार्ड वाटर में काम नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं जो साबुन को लेकर नीचे बैठ जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, कभी भी साबुन हार्ड वाटर में काम नहीं करता, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस होते हैं जो उसे लेकर नीचे बैठ जाते हैं, तो ये वर्क नहीं करेगा, इस कंपाउंड का निर्माण कर लेगा। ठीक है बाबू, ये वाला कंपाउंड का निर्माण कर लेगा। यहाँ पे कैल्शियम भी हो सकता है और यहाँ पर मैग्नीशियम भी हो सकता है, तो ध्यान में रखिएगा, कभी भी साबुन नहीं करता। अब अगला सवाल ये है कि सर ये आपका ट्रांसपेरेंट साबुन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट साबुन क्या होता है। देखो वैसे साबुन जिसको आर पार देखा। देखो इसको क्या होता है ना कि हम लोग क्या काम करते हैं कि साबुन में ना सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे इथेनॉल में अल्कोहल में मिलाते हैं। अल्कोहल में मिलाने के बाद जो अधिक सॉल्वेंट होता है उसे हटा देते हैं, और इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए इसमें हम लोग बाबू क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्लिसरॉल। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा कि ट्रांसपेरेंट साबुन, पारदर्शी साबुन, मतलब समझ में नहीं आता पारदर्शी साबुन का मतलब क्या, नहाने से मतलब होता है भाई, कैसा भी साबुन डाला है। चलो फिर भी हमारे सिलेबस में पढ़ लेते हैं। पारदर्शी साबुन, ट्रांसपेरेंट साबुन क्या है, तो सबसे पहले इससे क्वेश्चन पूछेगा हम क्या चीज़ में मिलाते हैं इसे, तो बोलिएगा और इथेनॉल में मिलाते हैं, और इसे ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम इसमें क्या काम करते हैं, तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्लिसरॉल को मिलाते हैं। बढ़िया, चलिए ये बात तो हम अगला बता चुके हैं, वो आप देख लोगे ध्यान से। बिथनॉल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या करने, साबुन में हम बिथनॉल, मेडिकेटेड शॉप में क्या होता है, बिथनॉल एक एंटीसेप्टिक है, प्रतिरोधी है, जिसका इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, साबुन में औषधीय गुण लाने के लिए, मतलब प्रतिरोधी के गुण लाने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि मेडिकेटेड शॉप में हम लोग क्या मिलाते हैं, तो लिखेगा बिथनॉल। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी का काम करता है। अगला, ये जो सेविंग सॉप होते हैं, हमेशा एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ से हम लोग दो ही बात चुराने वाले हैं। एक तो सोडियम रोजिनेट, इसका इस्तेमाल हम साबुन में इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फेन बने, और दूसरा जो आपका होता है ग्लिसरॉल, ये इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो फेन को सूखने ना दे। तो दो चीज़ आप समझ गए होंगे। पहला, सोडियम रोजिनेट क्यों मिलाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फेन बन सके, और ग्लिसरॉल क्यों मिलाते हैं, ताकि उसे सूखने से बचाया जा सके। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, डिटर्जेंट। अब देखो साबुन की एक समस्या है, अच्छा याद रखना साबुन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो अपघटित हो जाता है और सूक्ष्म जीव के द्वारा सड़गल जाता है। डिटर्जेंट क्या होता है, साबुन के साथ एक समस्या था कि वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता था, क्योंकि उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन होते हैं जो साबुन के साथ रिएक्शन करके नीचे बैठ जाते हैं। तो भाई हार्ड वाटर में भी तो कोई ऐसा होना चाहिए ना जो काम करे, तो डिटर्जेंट कोई भेदभाव नहीं करता है, ये हार्ड वाटर में भी काम करता है, ये सॉफ्ट वाटर में भी काम करता है। ध्यान में रखिएगा क्या होता है, आप मार्जक देखो थोड़ा सा फर्क है, ये भी सोडियम पोटेशियम के साल्ट है, ये भी सोडियम पोटेशियम के साल्ट है, लेकिन किसका, सल्फोनिक एसिड का। सर ये क्या होता है, SO3H, जैसे COOH को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल, NH2 को क्या बोलते हैं, एमीन, CHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड।
COO को क्या बोलते हैं, कीटोन। उसी तरह O को क्या बोलते हैं, ईथर। CN को क्या बोलते हैं, साइनाइड। उसी तरह से SO3H को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, SO3H को सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। तो वहाँ क्या था, वहाँ हाइयर फैटी एसिड जैसे ओलोइक अम्ल, पाल्मिटिक अम्ल, ये सब का वो सोडियम पोटेशियम साल्ट था। और यहाँ पर किसका है सर, सल्फोनिक एसिड। क्या होता है फार्मूला, SO3H का। किसका फार्मूला बाबू, SO3H, ठीक है। इसे हम साबुन रहित साबुन भी बोलते हैं, सॉपलेस सोप, क्योंकि देखो एक्चुअल में ये साबुन जैसा कंपोजिशन इसका नहीं है, क्योंकि उसके कंपोजिशन में हाइयर फैटी एसिड के साथ सोडियम पोटेशियम साल्ट था ना। वो इट इज साबुन क्या था, सोडियम पोटेशियम साल्ट था, लेकिन किसका, हायर फैटी एसिड का। ये भी सोडियम पोटेशियम साल्ट है, लेकिन किसका है बाबू, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये किसका है, सल्फोनिक एसिड का। लेकिन काम तो दोनों का वही है ना। वो हार्ड वाटर में वर्क, मतलब दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में दोनों में वर्क करता है। ये यहाँ तक कि एसिडिक वाटर में भी काम कर लेता है। इससे ऊनी कपड़ा आसानी से साफ हो जाते हैं, उससे उतना कम, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। अब देखो ये जो डिटर्जेंट है वो 3 तरह के हैं। पहला है कटायनिक, नाम से ही फील आ रहा है, धन आयनी अपमार्जक। इसके बड़े से भाग में पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होता है ये, एसीटेट क्लोराइड होते हैं, किसके, क्वाडर्नरी अमोनियम साल्ट। कहिए कि सर क्वाडर्नरी क्या, तो देखो कुछ इस तरह से, ये नाइट्रोजन, इसी को बोलते हैं क्वाडर्नरी। अब जैसे यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाडर्नरी। और बगल में क्या होगा, ब्रोमाइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, एसीटेट इसको बोलते हैं बाबू, ये हो सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल सीमित किया जाता है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, शैम्पू बनाने में, हेयर कंडीशनर बनाने में, इन सब जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बाबू, आगे बढ़े। कई सारे एग्जाम्पल बता दीजिए, तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे है ना, बड़ा सा भाग पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। देखिए नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 2 3 और 1 4 बॉन्ड बनाया हुआ। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है बाबू, नॉन आयनिक, वैसे डिटर्जेंट जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होते हैं, कोई भी चार्ज कंटेन ना करे, तब हम उसे क्या बोलते हैं, नॉन आयनिक अपमार्जक, यानी कि नॉन आयनिक डिटर्जेंट बताते हैं। ये किसके रिएक्शन से बनता है, एस्टेरिक एसिड, वही वाला, कौन वाला सर, C17H35COOH के साथ कौन सा, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। सर पॉलीइथिलीन, पॉली मतलब तो बहुत सारा होता है, और इथिलीन ग्लाइकॉल का मतलब क्या होता है, CH2OH और CH2OH बाबू, इसी को हम लोग बोलते हैं। ये दोनों जब मिलते हैं ना, पॉलीइथिलीन का मतलब क्या, ये N बहुत बार होगा ये, ठीक है। तो नॉन आयनिक यानी कि डिटर्जेंट अपमार्जक बनते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो बर्तन उर्तन धोने के लिए जो बनाया जाता है, और जो डिटर्जेंट होते हैं उसमें, शैम्पू में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, नाम से ही पता फील आ जाएगा। जैसे देखिए पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल एस्टेरेट। ठीक है, लास्ट अनायनिक डिटर्जेंट, इसके बड़े से भाग पे कौन सा चार्ज होगा बाबू, निगेटिव चार्ज होगा। और ये क्या है, तो सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल, बहुत लंबा सा चेन वाला अल्कोहल होगा OH, या कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन होगा। साथ साथ में क्या होगा, सल्फोनेट होगा, सोडियम साल्ट पे भी है। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो सब में लास्ट में सल्फेट लगा रहता है। इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, तो कपड़ा धोने में करते हैं, टूथपेस्ट बनाने में भी इसका, जैसे देखिए सोडियम लॉरिल सल्फेट। ठीक है, ओके, आई थिंक उसके अलावा लास्ट आपका है बायोडिग्रेडेबल। अब देखो हम डिटर्जेंट बना तो देते हैं, लेकिन ज़रा सोचो, ये डिटर्जेंट हमारे घर के माध्यम से, फिर हम लोग घर में इसे घर में क्या होता है, वो पानी निकल के नाला में जाता है, नाला से नदी में जाता है, नदी से समुद्र में जाता है। और अगर उसमें डिटर्जेंट है और वो ना सड़े गले, तो कितना पर्यावरण को ख़राब करेगा। वो पानी फिर मछली पीगी, वो हम खाएंगे, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इंसान वो चीज़ बनाए जो जैव निम्नीकरणीय हो, बायोडिग्रेडेबल होता है। तो वैसे डिटर्जेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज कर दिए जाते हैं, उसे अपघटित कर दिया जाता है, उसे सड़ा गला दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जैव निम्नीकरणीय बोलते हैं। ठीक है, ये डिटर्जेंट दोनों तरह के होते हैं। साबुन बायोडिग्रेडेबल होता है, जैव निम्नीकरणीय, लेकिन डिटर्जेंट दोनों तरह के होते हैं। याद रखिएगा, जिसमें स्टेट चेन होता है, मतलब कुछ इस तरह के स्टेट चेन होता है, तब हम उसे बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। अगर उसमें ब्रांच चेन हो गया, जैसे ब्रांच चेन का मतलब क्या, कुछ इस तरह से ब्रांच हो जाता है, तब हम लोग इसे बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसको सराहना गलाना आसान है, इसको सराहना गलाना आसान नहीं है। ठीक है बाबू, चलो, तो इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से इन सब को कर लीजिएगा, और फिर हम लोग शाम में तो लाइव क्लास आते हैं। चलो, PDF SNP एडुकेयर चैनल
है। आप सब इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा। ओके बाय।